एक क्वेश्चन HCV का, ए स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी दिस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन HCV का चैप्टर नंबर 30 यानी कि गोसलो, चैप्टर नंबर 30 यानी कि गोसलो, क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। ए स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी दिस, एक स्फेरिकल वॉल्यूम है, ठीक है ना, स्फेरिकल वॉल्यूम है और इसने ना बोला है कि कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, वो स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेन्स, सब बोल सोचा इसने वॉल्यूम के अंदर ही है, वॉल्यूम के अंदर चार्ज फैला हुआ है, ठीक है ना, पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज फैला हुआ है। वॉल्यूम के अंदर चार्ज फैला हुआ है और इसकी चार्ज डेंसिटी ना रो दी हुई है एक्चुअल में। कई बच्चों को ये नहीं पता लग पाता सर इसमें रोम कैसे मान ले कि रो दिया हुआ है, ये मतलब कौन से वाली चार्ज डेंसिटी है। इसने कूलम पर मीटर क्यूब लिखा है यार, यहाँ पे कूलम पर मीटर नहीं है, ये मीटर क्यूब है। तो कूलम पर मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, पर मीटर क्यूब का ये मतलब ये हुआ कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ही है, ठीक है ना, क्योंकि कूलम पर मीटर क्यूब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिट। कहीं अगर समझ में ना आए आपको कि कौन सी वाली डेंसिटी है तो यूनिट देख लिया करो आप। तो इसमें यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब लिख रखा है। एक इसने ये लिख रखा है कि वॉल्यूम कंटेन्स, वॉल्यूम वर्ड भी यूज कर रखा है, ठीक है ना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसके अंदर इसका रेडियस इसने दे नहीं रखा, इसने रेडियस नहीं दे रखा, सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर रेडियस मेंशन नहीं किया। इसने ये बोला है कि सेंटर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पी पॉइंट पे, और ये भी इसने बोला है कि ये वाला पॉइंट इनसाइड है। इसने ये नहीं बोला, ये पॉइंट इसने साफ साफ मेंशन कर दिया कि ये पॉइंट कहाँ पर है, ये ना तो सरफेस पे है ना ही बाहर है, ये इनसाइड है ये पॉइंट, और सेंटर से 4 सेंटीमीटर पर है। यानी कि हमें ये बात तो पता लगती है कि इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, बट ये नहीं पता इस क्वेश्चन को देख के कि इसका रेडियस है कितना, हमें इस बात का नहीं पता। और ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। हमें ये बोल दिया कि एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये वाली दे रखी है, और ये पूछा गया है कि सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ मतलब इसको कैसे करें अब, ठीक है ना, क्योंकि ना स्टूडेंट्स को फॉर्मूला बस याद रहता है ये वाला कि सेंटर से x डिस्टेंस पे या सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, या x इस पे क्या होता है के क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब, ये वाला होता है के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। ये वाला फॉर्मूला मैंने क्लास के अंदर बताया था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर किसी बच्चे को पता रहता है ये वाला, ठीक है ना, हर एक एवरेज बच्चे को भी ये फॉर्मूला याद रहता है कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से, मैंने सॉलिड स्फीयर के केस में 4 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन किया था, एक तो सेंटर पे, एक इनसाइड, एक सरफेस पे और एक बाहर। ये चारों जगह पर फॉर्मूला, जो 4 फॉर्मूले, सेंटर पे हमेशा 0 होता है, इनसाइड ये होता है सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है, और सरफेस पे हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और दूर जाओगे के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि घटता चला जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? ये वाली बात मैंने रटवाई थी, बेसिक पॉइंट्स में भी है, बेसिक पॉइंट में आपसे लिखवाया भी था, तो यानी कि हर बच्चे को याद रहती है ये वाली बात, तो ठीक है। अब सुन लो, अब इसके अंदर हमें, अब यहाँ पर, लेकिन इसमें ना कैपिटल आर का यूज हो रहा है इस फॉर्मूले में, तो बट यहाँ पे हमें कैपिटल आर पता नहीं, हमें यहाँ पे कैपिटल आर तो नहीं पता। अब हम कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैपिटल आर नहीं पता। और हाँ, अगर ये वाला फॉर्मूला भी ना पता हो ना किसी को तो डूब के मर जाना चाहिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये भी ना बताओ तो। अब देखो इसके अंदर जो है ना कैपिटल आर में नहीं पता, तो हम कैसे करें इसके अंदर, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसके लिए, ठीक है ना। इसके अंदर आप एक काम करो, के को पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दिया, क्यू स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब काम करो 4/3 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, 4/3 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, कर दिया। अब ऐसा करो इसको, हाँ ठीक है, लेकिन 3 का चक्कर पड़ जाएगा फिर, कोई बात नहीं, सुनो कोई बात नहीं, देखो ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 4/3 पाई आर क्यूब इकट्ठा लिख लो, ठीक है ना। देखो क्यू आर यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, इसको इसके साथ मिला दिया, इंटू 4/3 पाई, ठीक है, मतलब इंटू 4 पाई/3, मतलब ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम, और ये चार्ज बाय वॉल्यूम बन गया, ये कब क्या बन गया, चार्ज बाय वॉल्यूम।
ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का, ठीक है ना, चार्ज में वॉल्यूम बन गया, 4 पाई से 4 पाई गया, 4 पाई से 4 पाई गया, इसको रो बोल सकते हो रो, तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपके पास रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। मतलब सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 2 × 10⁻⁴, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 10⁻², बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है ना। और एक बात बताऊं, आपको ये रिजल्ट भी याद करना है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, हर अच्छे बच्चे को याद रहता है ये वाला। मैंने उस टाइम याद इसलिए नहीं करवाया, मतलब आपको ये लगता है कि सर ने बहुत ज़्यादा रट्टे मरवा दिए, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद करवा दिए, वो मतलब तो यानी मैंने सोचा चलो बाद में ही करवाएंगे इसको, ठीक है ना। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे तो ये लिख दो और रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये बात भी याद कर लो आप, ठीक है ना। टिप्स पे होनी चाहिए ये वाली बात। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन बताइए फॉर्मूला बेस्ड था कि नहीं था ना फॉर्मूला बेस्ड। HC वर्मा के अंदर 50% क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस्ड दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब फाइनल पेपर में भी ऐसा ही होता है यार, 70% क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा सा दिमाग हल्का गुस्सा घुमाना होता है। इसके अंदर फॉर्मूला होता है एक तो KQ स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब, और एक होता है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रही है बात आपको, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी स्मॉल r, यानी कैपिटल R पे डिपेंडेंसी ही नहीं है, कैपिटल R पे यहाँ पे सर्क हो गया, इसमें कैसे आ गया कोई बात नहीं, इसमें भी क्यू के अंदर भी कैपिटल R शामिल है, इस क्यू के अंदर एक कैपिटल R शामिल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके अंदर इसको ना रो इंटू में वी कर सकते हो, रो इंटू वी, रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब कर सकते हो, R क्यूब से R क्यूब यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R जो है ना एक इसके अंदर भी R क्यूब है, एक नीचे R क्यूब है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास, ठीक है ना, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब पता है क्या आपने कहा कि सर ठीक है सर हमने सर फॉर्मूला तो याद कर लेंगे, आपने ये बताया कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है, उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सर, एक तो होती है KQ स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब, और एक होती है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बट सर हमें जरा सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिल रहा, आपने अब तक इनका डेरिवेशन नहीं बताया सर, ये आया कहाँ से, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन जो ये जहाँ से आया ना वो भी कॉन्सेप्चुअल एक्चुअल में, तो मैं अभी बताऊंगा आपको। अगर ये थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन करने वाला होता है ऐसे ही तो मैं नहीं बताता आपको, ठीक है ना, मतलब जो काम नहीं आता, बट एक कॉन्सेप्चुअल सिस्टम है, तो मैं आपको इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से, KQ स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब या फिर रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ से आया, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड इसका। और ये ना एक मैं बताऊँ आपको बात, ये डेरिवेशन ना कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे चलो यार छोड़ो ना डेरिवेशन क्या करना, क्वेश्चन सोल्व हो गया, बट अभी मैं आगे 1-2 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा आपको। एक ना आगे मैं आपको सॉलिड सिलेंडर पढ़ाऊंगा, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना, उसके अंदर भी इसका डेरिवेशन आता है, ठीक है ना। और एक और बात बताऊँ आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे भी मतलब 1-2 डेरिवेशन ऐसे आएंगे जिसमें इस प्रोसीजर का यूज होगा, और ये प्रोसीजर बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रोसीजर है, ठीक है, वो बताने जा रहा हूँ मैं भी, ठीक है। कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से, याद तो हर बच्चे को रहता है बट ये आया कहाँ से ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए जानते हैं इस वाले फॉर्मूले के डेरिवेशन को, कहाँ से आई है, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है। अब सुन लो, आप सबको एक बात अच्छे से पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सपोज ये होलो स्फीयर है, ठीक है, पहले मैं ना मतलब एक कॉन्सेप्चुअल बातें बता रहा हूँ, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा। मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर अगर हुआ, कैसा हुआ बताइए, होलो मतलब अंदर से खाली है, कैसा है, होलो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, अंदर हर पॉइंट पे, यानी इवन इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मैं काम करूं इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी कर दूं, मतलब मैं इसको थोड़ा मोटा कर दूं, मतलब एक ऐसा सोचो कि ये ना नॉन कंडक्टिंग है, सपोज ऐसे, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है एक, पर अंदर से खाली है, ये नॉन कंडक्टिंग शेल है किस तरीके से, मतलब होलो स्फीयर ही है, बट इसकी ऊपर वाली ये जो लेयर है ना ये मोटी लेयर है, कैसी ले रहे हैं, मोटी ले रहे हैं, ये मोटी ले, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अगर ये कंडक्टिंग होता तो सारा चार्ज कहाँ जाता, सरफेस पे, बट ये नॉन कंडक्टिंग है, ये वाला पोर्शन कैसा है, और इसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड इसके अंदर, यूनिफॉर्मली। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए बताओ, 0 ही होगा, क्योंकि इसके सराउंडिंग में जो चार्ज है वो स्फेरिकल फॉर्म में है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में चार्ज किस फॉर्म में है बोलो, स्फेरिकल फॉर्म में।
और वो यूनिफॉर्मली चार्ज भी है, ये वजह है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि होलोस्फीयर जो होता है ना, ऐसे ये वाला, इसकी जो ये वाली लेयर है अगर थोड़ी सी मोटी भी हो और ये जैसे ये बना दी यहाँ पे और ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। ये वाली बात आप माइंड में सेट कर लो पहली बात तो, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो, आप कमेंट में लिखिए आप अगर डाउट है तो। शर्मन जी एक बार बता देना किसी को डाउट हो तो, अगर यहाँ तक कोई डाउट कुछ पूछना चाह रहा है तो। और ये छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये वाली, आपको पता नहीं, इन्हीं से क्वेश्चन सोल्व होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आप एचसी वर्मा के जो क्वेश्चंस है ना उनके ना सर्च करना, उनके सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी भी जो कई सारी साइट्स हैं toppers.com फलाना ढिमका, इतने घटिया सॉल्यूशन, ऐसा लगता है कि जो पुराने बड़ा उसने भी रट्टा मारा कर, पता नहीं क्या लिख रखा है, कॉन्सेप्ट उसके पता नहीं क्लियर है कि नहीं, ऐसा लगता है। करके देखना आपको भी, बहुत सारे क्वेश्चन के जो टफ क्वेश्चंस हैं, मतलब इनकी डीप नॉलेज नहीं होती, बच्चा उसी को देख के पता नहीं कैसे समझ में आ जाता है, उसको देख के समझ में आना ही नहीं चाहिए। मतलब ये है कि ना तो टीचर्स के अच्छे से क्लियर हैं ना बच्चों के क्लियर हैं, वही एक सोल्यूशन चल रहा है, उसका गलत है तो सारे गलत ही पढ़ा रहे हैं उसको। मैंने तो ये भी देखा है, एक बुक में गलत छाप दिया, उसका जो सोल्यूशन आता है एक मार्केट में वो बेकार सा 2 नंबरी सोल्यूशन, वो गलत सा है, उसी को देख देख के कईयों ने वीडियो गलत ही बना रखे हैं उसके, ठीक है ना, उसके ऊपर प्रॉपर दिमाग नहीं लगा रखा। मैं आपको जो मतलब या तो मैं सोल्यूशन बताऊंगा ही नहीं किसी क्वेश्चन का, मैं मतलब जब तक मुझे 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता मैं मतलब आगे नहीं बढ़ता। उसका एक क्वेश्चन के ऊपर मुझे 5-5 घंटे भी लग जाते थे पहले जब मैंने एचसीवी सोल्व की थी तो, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए था और मैं आपको वो सेटिस्फैक्शन दिलाऊंगा हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब सुनो, यहां पे मैंने क्या बताया, देखो अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये बात हर बच्चे को पता है। इस थिकनेस को अगर मोटा करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर पॉइंट पे जीरो होगा। अब एक काम करो, यहाँ पे एक इमेजिनरी स्फीयर, एक लाइन बना लो आप ऐसे, इमेजिनरी स्फीयर बना लो। ये ना अंदर वाला एक स्फीयर है और एक बाहर वाला स्फीयर, 2 स्फीयर हो गए। अब कितने स्फीयर हो गए बोलो, 2। एक स्फीयर बना लिया यहाँ पे, मतलब ना हमने इसी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक तो अंदर वाला स्फीयर है, कौन सा वाला स्फीयर है, एक तो अंदर वाला है और एक कौन सा बोलो, बाहर वाला, ठीक है। मतलब आप इसी को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो देखो ऐसे बन जाएगा ये, बना के दिखा रहा हूं। मतलब दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट मतलब इसके जैसा है ये वाला, इसको 2 हिस्से बना लिए, एक तो ये वाला, ये पी पॉइंट और ये स्मॉल आर। मतलब मैंने इस वाले पोर्शन को निकाल के यहां रख दिया, इस अंदर वाले हिस्से को निकाला और निकाल के मैंने यहां रख दिया जी, प्लस थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ऐसे कर दिया मैंने इसको, मतलब इसी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अगर हम इन दोनों को मिला दें, ये वापसी उठा के इसके अंदर डाल दें तो यही बन जाएगा ये। हाँ जी, इसको हम ऐसे 2 हिस्सों में बना सकते हैं ना। अब ये पी पॉइंट इसके तो सरफेस पे है और ये पी पॉइंट इसके यहाँ इनसाइड है। ये पी पॉइंट कहाँ पर है, इसके तो सरफेस पे, और इसके कहाँ है ये, इनसाइड। मानते कि नहीं मानते। अब एक बात बताओ, इस पी पॉइंट पर इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पी पॉइंट इसके अंदर है और इसके सरफेस पे है, इसके तो अंदर है, तो इसका मतलब इसकी वजह से क्या हो गया, जीरो। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी पॉइंट इस वाले पोर्शन के अंदर है। माने कि नहीं माने, मानेंगे ना भाई आप लोग, आपकी मुझे आवाज नहीं सुन रही, बोलो ना माने कि नहीं माने, चैट में लिख दो मान गए सर। कोई लिख रहा है क्या मान गए,
कोई नहीं लिख रहा। मैंने ना एक बार वो वीडियो देख लिया था कि एक मतलब उस पर था कि एक टीचर पढ़ा रहा है और वो बच्चा जो ना फ़ोन रख के ऐसे और सो गया आराम से सोफे पे, और उसके आगे अपनी एक फ़ोटो लगा रखी है उसने, ठीक है ना, अपनी वो फ़ोटो खींच के। मैं जब भी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ मेरे को वो सीन याद आ जाता है, मुझे ऐसा लग रहा था सारे सोए हुए रहते हैं। देखना, मान के लिख दिया इन्होंने, कोई नहीं लिख रहा, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इस वाले पोर्शन की वजह से क्या होगा, पी पॉइंट पे 0, और इस वाले पोर्शन की वजह से आएगा कुछ ना कुछ। एक काम करो आप ये मान गए आप, हाँ जी तुम तो मान गए ना, मान गए, इस वाले पोर्शन की वजह से पी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, पक्का ना। अब सुनो, इस वाले इसकी वजह से निकालना है बस। इसके ऊपर पहले देखो चार्ज कितना है इसके अंदर। आप मुझे एक बात बताओ, टोटल चार्ज मान लो इसके अंदर है क्यू का, टोटल चार्ज कितना है मान लो, क्यू का चार्ज है टोटल चार्ज। तो एक बात बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब इतने वॉल्यूम में चार्ज है क्यू का, एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज होगा दिस क्यूब आई में 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा बताइए, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया कि नहीं गया, ये आएगा आपके पास क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, आ गया आपके पास, आ गया ना। ये चार्ज आ गया आपके पास, इस वाले स्फीयर का चार्ज आ गया आपके पास। अगर इस वाले स्फीयर का अगर आपके पास चार्ज आ गया तो अभी चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बताइए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू में इसका जो चार्ज इसके अंदर मान लो क्यू डैश का चार्ज है इसके अंदर, क्यू तो नहीं मान सकते क्योंकि तो इसका पूरा टोटल चार्ज है क्यू, तो के क्यू डैश बाय, और इसका रेडियस कितना स्मॉल आ रहा है, क्योंकि पूरे का रेडियस तो कैपिटल आर था, इसका पूरे का रेडियस कितना था कैपिटल आर, बाय में आर डैश का आर स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। तो के क्यू डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, क्यू स्मॉल आर क्यूब बाय अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर। तो हो गया प्रूफ ये, के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब, हो गया प्रूफ ये। और ये बात समझ में आपको, इसका डेरिवेशन अगर बोर्ड्स में आ जाए तो ऐसे ना कर चाहिए, ऐसे कर भी लेना गलत तो नहीं होना चाहिए, बट इसका प्रॉपर डेरिवेशन बोर्ड्स में गॉस लॉ के थ्रू होता है, तो मैं गॉस लॉ के थ्रू आपको सिखाऊंगा, वो लिखाना आप, ठीक है ना। तो वो सब्जेक्टिव क्लास के अंदर होगा, बट ये डेरिवेशन भी ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल है, वो इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है जितना ये वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।